गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि इस कठिन समय में आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए आज से मैं आपके लिए अपने सिलेबस के अनुसार लेक्चर सीरीज़ लेकर आया हूँ। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गैसीय अवस्था, दैट इज़ गैसियस स्टेट, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों का गतिज सिद्धांत। जैसा कि हम लोग अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर जानते हैं कि पदार्थ की महत्वपूर्ण अवस्थाओं में से और सामान्य अवस्थाओं में से एक है गैसीय अवस्था। तो हम लोग शुरू करते हैं इसी प्रश्न से कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज़ मैटर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपके सामने दो उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण है ये, आप समझ ही गए होंगे। ये एक कप है जिसमें कॉफ़ी भरी हुई है। तो आपके लिए प्रश्न है कि क्या होगा कि इस कॉफ़ी से भरे हुए कप में हम और ज़्यादा कॉफ़ी डालें, पोर करें, तो क्या होगा। सामान्य सा उत्तर है कि ज़्यादा कॉफ़ी डालने पर कॉफ़ी ओवरफ्लो कर जाएगी, कप से बाहर गिरने लगेगी। तो आप सोच रहे होंगे इसमें नई बात क्या है। कप में अगर कॉफ़ी की जगह चाय भरी हो तब भी और ज़्यादा चाय डालने पर ये बाहर ही गिरती, या पानी भरा होता तब भी ऐसे ही होता है। मैं कहूँगा पानी ही नहीं, अगर इसमें कोई चीनी, नमक, चावल ऐसा कोई सॉलिड भरा होता तब भी और ज़्यादा डालने पर वो बाहर गिरने लगता है। और इतना ही नहीं, कोई गैस अगर हमने भर रखी होती और ज़्यादा गैस भरते तो वो भी बाहर की ओर ही गिरती। हो सकता है वो हमें दिखती नहीं। तो आप सोच रहे होंगे इसमें नई बात क्या है, इसमें प्रश्न जैसा क्या है। ये तो एक सामान्य सा ऑब्जर्वेशन है जिसे हम डे टू डे लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में अक्सर देखा करते हैं। तो मैं एक और उदाहरण लूँगा, उसको भी आप अपने दैनिक जीवन में सामान्यतः देखते होंगे। वो उदाहरण है, आप अभी किसी कमरे में बैठे होंगे, हो सकता है वहाँ पर कोई बल्ब जल रहा हो, और बल्ब नहीं भी जल रहा हो तो सूरज की रोशनी अंदर आ रही होगी। तो उस कमरे में रोशनी मौजूद है, लाइट उपस्थित है। क्या होगा उसमें अगर हम एक और बल्ब जला दें। सामान्य सा उत्तर है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कमरे में और लाइट आ जाएगी। एक और बल्ब और ज़्यादा लाइट, खूब सारे बल्ब जला दें, खूब ज़्यादा लाइट। तो मेरा प्रश्न है कि अगर हम इस तरह से उस कमरे के अंदर लाइट के स्रोत बढ़ाते जाएं और ज़्यादा बल्ब जलाते जाएं तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, लाइट की इंटेंसिटी हर बार बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या कभी ऐसा होगा कि जैसे कप में और ज़्यादा चाय या कॉफ़ी डालने पर कॉफ़ी या चाय ओवरफ्लो होने लगी, तो कमरे से लाइट ओवरफ्लो होने लगे और ज़्यादा लाइट उसके अंदर ना आ पाए। नहीं, लाइट के केस में ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाय या कॉफ़ी कप की जगह घेर रहे हैं। कप के अंदर जितना भी स्थान है, चाय और कॉफ़ी उसको भर रही है या घेर रही है। और एक समय ऐसा होता है कि वो पूरा स्थान घिर जाता है और ज़्यादा कॉफ़ी या चाय डालने पर ओवरफ्लो होने लगती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि लाइट कमरे के अंदर जो जगह है उसे घेर नहीं रही है। कितनी ही लाइट कमरे के अंदर लाई जाए वो आती जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट जगह नहीं घेरती है, जबकि कॉफ़ी या चाय जगह घेरती है। तो मैटर, पदार्थ का एक गुण ये होता है कि वह स्थान घेरता है, और पदार्थ जितना स्थान घेरता है उसे उसका आयतन या वॉल्यूम कहा जाता है। तो चाय एक पदार्थ है क्योंकि वो स्थान घेरता है। लाइट, ऑब्वियसली लाइट पदार्थ नहीं है, इसलिए वो कोई स्थान नहीं घेरती। तो ये हुआ पदार्थ का एक गुण, और वो गुण है पदार्थ स्थान घेरता है या जगह घेरता है, और जितनी जगह वह घेरता है उसे उसका आयतन कहा जाता है।
पदार्थ का इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण है कि जहाँ पर पदार्थ होता है वहाँ या तो हम प्रत्यक्षतः देख सकते हैं कि कुछ चीज़ उपस्थित है, या हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ तो है। जैसे जहाँ पर किताब रखी हुई है, हम देख सकते हैं कि कुछ तो वहाँ पर रखा हुआ है, वो हमें दिख रहा है। इवन हम उसे टच कर सकते हैं, छू कर हम उसे फील कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे हवा बह रही होती है, हमें हवा दिखती नहीं है, लेकिन हमारे शरीर से टकराती हवा को हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ कुछ तो टकरा रहा है हमारे शरीर से। तो ये पदार्थ का मौलिक गुण है कि पदार्थ जहाँ पर होता है उसके अंदर कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ मास होता है। तो कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घिरती हो, यानी कि वॉल्यूम हो, उसे पदार्थ कहा जाता है। और जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है और जो स्थान नहीं घेरता है उसे लाइट या एनर्जी, ऊर्जा कहा जाता है। कुछ समय पहले तक, यानी कि 100 साल पहले तक, यह धारणा थी कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है या तो वह पदार्थ है, और अगर पदार्थ नहीं है तो फिर वो एनर्जी या ऊर्जा है। लेकिन महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने साबित किया और कहा कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब कुछ एनर्जी है। तो फिर हमें पदार्थ क्यों अलग से दिखता है? उन्होंने कहा पदार्थ की वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि हम उसे परसीव कर सकते हैं। अगर इसका वेग बढ़ा दिया जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, तो यही पदार्थ एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। तो आइंस्टीन के अनुसार पदार्थ एनर्जी का वह रूप है जिसकी गति कम होती है और जिसे हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अदरवाइज पदार्थ और एनर्जी अलग अलग नहीं है। पदार्थ एनर्जी या ऊर्जा की ही एक विशेष अवस्था है। अल्बर्ट आइंस्टीन का ये फेमस कोट यहाँ पर है, जो ये कहता है, कंसर्निंग मैटर वी हैव बीन ऑल रॉन्ग, what we have called matter is really energy whose vibration has been lowered as to be perceivable to the sense. There is no matter, there is only light and sound. एल्बर्ट आइंस्टीन। इसका अर्थ है कि जिसे हम पदार्थ समझते हैं वो दरअसल ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जिसका वाइब्रेशन, जिसका कंपन, फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि हम अपने सेंसरी ऑर्गन से उसे महसूस कर सकते हैं। अन्यथा कोई पदार्थ नहीं है, केवल लाइट और साउंड है, यानी कि केवल एनर्जी है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर। अब आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है, व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर आप आसानी से बतला सकते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड या द्रव, गैस यानी कि गैसीय अवस्था। और आप सब लोग ये भी जानते होंगे कि ये तीनों अवस्थाएं आपस में परिवर्तित की जा सकती है। सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में बदला जा सकता है। सॉलिड डायरेक्टली कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस, सॉलिड सीधा तरह से गैस में बदला जा सकता है। और रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में भी अवस्था परिवर्तन संभव है। आप सब लोग जानते ही होंगे कि अवस्था परिवर्तन में सबसे बड़ा रोल होता है तापमान का। सॉलिड को गर्म करने पर लिक्विड और लिक्विड और ज़्यादा गर्म करने पर गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसी तरह से गैस ठंडा करने पर लिक्विड और लिक्विड ठंडा करने पर ठोस या सॉलिड में बदलता है। तो ये तो रही 3 अवस्थाएं जिनके बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान के आधार पर जानकारी है। क्या आप जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस के अलावा भी इस ब्रह्मांड में जो पदार्थ है वो अन्य अवस्थाओं में उपस्थित है। क्या होगा कि अगर गैस को और ज़्यादा गर्म करा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड को गर्म करने पर लिक्विड, लिक्विड गर्म करने पर गैस में बदलता है। क्या होगा कि अगर गैस और गर्म की जाए
तो इसका उत्तर है गैस को जब बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है उसके अणु परमाणुओं में टूट जाते हैं और परमाणु जो कि केंद्रक और उसके चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है वो भी टूट जाता है। परमाणु के न्यूक्लियाई अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अलग। न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं। इस विशेष अवस्था को जो बहुत उच्च तापमान पर मिलती है कहा जाता है प्लाज्मा। तो गैस और ज़्यादा गर्म करने पर एक नई अवस्था में परिवर्तित हो जाती है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। इसी तरह से हम सोचें क्या होगा कि अगर सॉलिड को और ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए, तो उसका उत्तर है किसी ठोस को बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर, लगभग परम शून्य के आसपास ठंडा करने पर वह एक नई अवस्था में परिवर्तित हो जाता है जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। इस अवस्था पर काम करने वाले दो वैज्ञानिकों श्री सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। तो इस तरह से पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं हुई जिनका नाम है BEC, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। हाँ, वैज्ञानिक एक छठी अवस्था पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हम कभी भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब प्रश्न आता है कि हमारे चारों ओर जो पदार्थ है वो केवल सॉलिड, लिक्विड या गैस में ही क्यों दिखता है, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि पदार्थ की सामान्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो उत्तर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ओर पदार्थ इन्हीं 3 अवस्थाओं में दिखता है। पदार्थ BEC या प्लाज्मा स्टेट के रूप में हमारे चारों ओर सामान्यतः नहीं दिखता है। इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर हम अपने डिस्कशन में पहले ही दे चुके हैं और वो उत्तर है तापमान। हमारे चारों ओर पृथ्वी पर इतना उच्च तापमान नहीं है कि पदार्थ प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट कर सके, और इसी तरह पृथ्वी पर इतना निम्न ताप भी नहीं है कि पदार्थ BEC स्टेट में एग्जिस्ट कर सके। पृथ्वी पर जो तापमान है वो पदार्थ को या तो सॉलिड अवस्था में या लिक्विड या गैसीय अवस्था में रखने के लिए पर्याप्त है। हालांकि स्टार्स में, सूरज में जहाँ उच्च तापमान है वहाँ पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, और ऐसे ही अगर हम पदार्थ को परम शून्य के आसपास रखने में सफल हों तो वह पदार्थ BEC स्टेट यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये रही पदार्थ की 5 अवस्थाएं, जिसमें से 3 सामान्य अवस्थाएं हैं, और हम इनमें से सबसे सरल अवस्था गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। फिर से आपका स्वागत मैं करता हूं इस प्रश्न के द्वारा, और प्रश्न है व्हाट इज़ ए गैस? गैस क्या है? गैसीय अवस्था क्या है? मैं जानता हूं अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर आप बता रहे होंगे कि गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। ये वो सामान्य परिभाषा है जो हम छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हैं कि गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका कोई फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। ये बिल्कुल सही परिभाषा है, और ये एक बिहेवियरल डेफिनेशन है, यानी कि गैसीय अवस्था के व्यवहार पर आधारित परिभाषा। और हम ये भी जानते हैं कि गैस इज़ द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की सबसे सरल अवस्था है गैस, और इस अवस्था के उदाहरण हैं ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बहुत सारी दूसरी गैसें। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ये भी कह रहे होंगे कि पानी भी गैसीय अवस्था में हो सकता है, यहाँ तक कि लोहा, सोना, चांदी भी गैसीय अवस्था में हो सकती हैं। तो वो लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। क्यों? क्योंकि तापमान के आधार पर ठोस को द्रव और द्रव को गैस में बदलना संभव है।
तो क्योंकि ये सबसे सरल अवस्था है, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने इस अवस्था के बारे में बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर दिया था, समझना शुरू कर दिया था और इस पर प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। बहुत पहले का मतलब वास्तव में बहुत पहले 16वीं शताब्दी में, जब विज्ञान विकसित ही हो रहा था और तब का विज्ञान आधुनिक विज्ञान से बिल्कुल अलग था। तब भी बहुत सारे ऐसे पायोनियर्स थे, ऐसे रिसर्चर्स थे जिन्होंने इस अवस्था पर काम किया और गैसीय अवस्था में काम करने के लिए इसके गुण धर्मों का अध्ययन किया गया। तो प्रश्न आता है कि गैसीय अवस्था के वो कौन से गुण धर्म थे जिनके आधार पर इस अवस्था का अध्ययन किया गया। व्हाट वर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस which were used to study the gaseous state। तो उसका उत्तर है, गैसीय अवस्था का अध्ययन करने के लिए सामान्यतः वैज्ञानिकों ने 4 पैरामीटर्स, 4 गुणधर्मों का उपयोग किया। ये पैरामीटर्स थे गैस का आयतन, गैस का दाब, गैस की मात्रा और गैस का ताप। वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। ये 4 वो गुणधर्म थे जिन्हें विभिन्न यंत्रों की सहायता से नापा जा सकता था और गैसीय अवस्था के शुरुआती अध्ययनों में इन 4 पैरामीटर्स का आपस में क्या संबंध है, यानी कि अगर हम ताप और दाब को स्थिर रखें तो गैस की मात्रा बढ़ाने पर वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, इस तरह से अध्ययन किया गया। यानी कि इन 4 पैरामीटर्स में से 2 पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखकर बचे हुए 2 पैरामीटर्स के रिलेशनशिप को स्टडी किया गया वैज्ञानिकों द्वारा। और इन अध्ययनों में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी कि गैस किसी एक बंद बर्तन में रखी जाती और उस बंद बर्तन में रखी हुई गैस का कुछ आयतन होता, उसके ऊपर कुछ दबाव होता या दाब होता, उसका आयतन जिसे सामान्यतः V से लिखा जाता, उस गैस की कुछ मात्रा होती जिसे N से लिखा जाता और उस गैस का कुछ तापमान होता जिसे हम जनरली T से डिनोट करते हैं। तो इस तरह का ये चित्र गैसीय अवस्था के अध्ययन में बार बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गैसेस स्टेट की जब स्टडी की गई तो सामान्यतः इस तरह के उपक्रम यूज़ किए गए जहाँ पर किसी विशेष गैस की विशेष मात्रा को एक निश्चित ताप दाब पर एक बंद बर्तन में रखा जाता और वो गैस उसी बंद बर्तन का आयतन ग्रहण कर लेती। तो इन पैरामीटर्स के आपसी संबंधों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में अध्ययन किया और उन्होंने कुछ एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स स्थापित किए, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों के आधार पर कुछ संबंध इन 4 पैरामीटर्स में स्थापित किए और उन संबंधों को, उन एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स को वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर अलग अलग गैसीय नियम, गैसियस लॉज कहा गया। आज हम इन गैसीय नियमों या गैसियस लॉज को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, गैसीय अवस्था के अध्ययन के लिए 4 पैरामीटर्स नेमली वॉल्यूम, प्रेशर, अमाउंट और टेम्परेचर ऑफ गैस का उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इन 4 पैरामीटर्स में से 2 पैरामीटर्स को कांस्टेंट यानी कि स्थिर रखते हुए बचे हुए 2 पैरामीटर्स के बीच में गणितीय संबंध स्थापित किए। इन वैज्ञानिकों में पहला नाम आता है रॉबर्ट बॉयल का। इस वैज्ञानिक को आधुनिक केमिस्ट्री का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट बॉयल ने बहुत पहले मतलब 1660 में गैसीय अवस्था की अध्ययन की पहल की
अपने प्रयोगों में उन्होंने क्या किया, ये इस चित्र द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। उन्होंने गैस की एक निश्चित मात्रा, लेट अस से 10 लीटर गैस एक बंद बर्तन में ली, जिसके ऊपर कुछ दबाव या दाब था। यहाँ पर दाब की मात्रा दे रखी 1 एटमॉस्फेयर। तो हम कह सकते हैं कि 10 लीटर गैस 1 एटमॉस्फेयर दाब पर रखी हुई है। उसकी मात्रा निश्चित है और तापमान भी निश्चित है। तो रॉबर्ट बॉयल ने अपने एक्सपेरिमेंट में तय किया या पता लगाया कि क्या होगा कि अगर हम गैस की मात्रा और ताप को तो निश्चित रखें, लेकिन गैस के ऊपर दाब यानी कि प्रेशर बढ़ा दें। What will happen if pressure on the gas kept at constant temperature and having fixed amount is increased? अगर हम दाब बढ़ाएं गैस पर, तो जाहिर सी बात है दाब बढ़ाने पर ये पिस्टन नीचे को जाएगा या गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस विशेष अवस्था में या विशेष एक्सपेरिमेंट में जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ाकर 2 एटमॉस्फेयर किया गया या गैस पर लगने वाला दाब दुगुना कर दिया गया, तो ये पाया गया कि गैस का वॉल्यूम 10 लीटर से घटकर 5 लीटर रह गया, या गैस का वॉल्यूम आयतन आधा हो गया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान गैस का ताप या टेम्परेचर और गैस की मात्रा, अमाउंट ऑफ गैस निश्चित थी। तो ये ऑब्जर्वेशन, ये प्रेक्षण रॉबर्ट बॉयल द्वारा 1660 में किए गए कि जब गैस की निश्चित मात्रा को निश्चित ताप पर हम दबाते हैं या उस पर दाब बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम में उसी अनुपात में कमी होती है। इस स्टेटमेंट को बॉयल का नियम कहा गया या बॉयल्स लॉ कहा गया, जिसको हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, यानी कि प्रेशर दुगना करने पर गैस का वॉल्यूम आधा रह जाएगा जब उसे निश्चित ताप पर रखा गया हो और उसकी मात्रा भी निश्चित हो। तो बॉयल के इस नियम को हम गणितीय रूप से लिख सकते हैं कि V प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या इस अनुपातिक चिन्ह को हम लोग एक कांस्टेंट K द्वारा हटा सकते हैं। तो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू K इंटू 1/P। P दाहिने पक्ष से RH से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड LHS में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या इसे ये भी लिखा जा सकता है कि P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। इसका अर्थ है कि गैस पर लगने वाले दाब और उस दाब के तहत जितना आयतन है उनका गुणनफल हमेशा निश्चित होता है। इसको हम यहाँ भी समझ सकते हैं। अवस्था ए में गैस पर लगने वाला दाब है 1 एटमॉस्फेयर और गैस का आयतन है 10 लीटर। इन दोनों का गुणनफल हुआ 10 गुणा 1 यानी कि 10। दूसरी अवस्था में गैस का दाब तो हो गया 2 एटमॉस्फेयर और उसका आयतन रह गया 5 लीटर। तो इन दोनों का गुणनफल हुआ 5 गुणा 2 10, यानी कि गैस का आयतन गुणा उस पर लगने वाला दाब, ये निश्चित होता है। कब? जब गैस का तापमान कांस्टेंट हो और उसकी मात्रा, अमाउंट भी फिक्स्ड हो। इस नियम को बॉयल का नियम कहा जाता है। इसी तरह गैसीय अवस्था का अध्ययन किया वैज्ञानिक जैक्स चार्ल्स ने। अपने प्रयोगों के दौरान उन्होंने
गैस की एक निश्चित मात्रा को एक बंद सिलेंडर में लिया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने गैस की एक निश्चित मात्रा ली जिसका आयतन था 10 लीटर और उसके ऊपर प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर। तो प्रयोगों के द्वारा उन्होंने देखा कि क्या होगा जब गैस की मात्रा निश्चित रहे, उस पर लगने वाला प्रेशर भी कांस्टेंट रहे, लेकिन गैस के तापमान को अगर बढ़ाया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर रखी हुई गैस अगर हम इसको गर्म करें तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, जब हम इसे गर्म करेंगे तो बर्तन के अंदर रखी हुई गैस गर्म होगी और गर्म करने पर उन्होंने देखा कि ये पिस्टन या ये जो ढक्कन है ये ऊपर की ओर उठता है। माना ये गैस 25 डिग्री सेल्सियस पे रखी हुई है और इसे गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर इसे 323 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर ये ढक्कन ऊपर की ओर उठता है और फाइनली गैस के वॉल्यूम या आयतन में वृद्धि होती है और आयतन बढ़कर 20 लीटर हो जाता है। तो ये चार्ल्स का प्रयोग था और ये चार्ल्स का ऑब्जर्वेशन था कि गैस की निश्चित मात्रा को निश्चित प्रेशर पर रखते हुए अगर उसके तापमान में वृद्धि की जाए तो तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप गैस का आयतन बढ़ने लगता है। यानी कि निश्चित मात्रा की गैस निश्चित ताप पर रखते हुए गर्म करने पर ज़्यादा जगह घेरती है। इस नियम को सन 1787 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जैक्स चार्ल्स ने दिया था। उनके नाम पर इसे चार्ल्स का नियम या चार्ल्स लॉ कहा जाता है और इस नियम को एक स्टेटमेंट के तौर पे हम लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। अर्थात निश्चित दाब पर अगर निश्चित मात्रा गैस की रखी जाए तो उसका आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इसका अर्थ हुआ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T जब प्रेशर और गैस की मात्रा N कांस्टेंट हो। इस समानुपात के चिन्ह को हम एक नियतांक के द्वारा हटा सकते हैं और लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू KT, या T को हम LHS में ला सकते हैं तो ये बन जाएगा V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इसे लिखा जा सकता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इसका अर्थ हुआ कि पहली अवस्था में आयतन को अगर हम परमताप से विभाजित करें तो उतना ही मिलेगा जितना कि दूसरी अवस्था में आयतन को परमताप से विभाजित करने पर। अगर हम यहाँ पर देखें तो समानुपात का मतलब है कि 10 लीटर गैस गर्म होकर 20 लीटर गैस में बदल गई, यानी कि गैस का आयतन दुगना हो गया। चार्ल्स के नियम के अनुसार ये तभी संभव है कि जब तापमान दुगना हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखें हम, जब 10 लीटर आयतन था तब तापमान था 25 डिग्री सेल्सियस, और जब आयतन बढ़ के दुगना हुआ यानी कि 20 लीटर हुआ तो उस समय तापमान था 323 डिग्री सेल्सियस। तो पहली दृष्टि में ऐसा नहीं लगता है कि तापमान को दुगना किया गया है, ऐसा लग रहा तापमान तो कई गुना बढ़ गया, क्योंकि ये 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते बढ़ते 323 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि तापमान कई गुना बढ़ा, तब जाकर गैस के आयतन में दुगनी वृद्धि हुई। लेकिन ये सत्य नहीं है। इसके लिए आपको चार्ल्स के नियम का स्टेटमेंट फिर से देखना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है।
परम ताप का मतलब वह तापमान केल्विन में होना चाहिए। यहाँ पर हमने एक सामान्य इकाई यूज़ की है तापमान की, वह है डिग्री सेल्सियस। तो हमें लग रहा कि 25 डिग्री सेल्सियस से 323 डिग्री सेल्सियस हो जाना तो कई गुना वृद्धि है तापमान में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 298 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 या 273 जोड़ा जाता है। तो 298 केल्विन ताप पर गैस का आयतन है 10 लीटर, और ये बढ़ते बढ़ते 20 लीटर कब हुआ? जब तापमान बढ़ाकर 596 केल्विन किया गया। 323 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 596 केल्विन, और हमारी गणित हमें बतलाएगी कि 596 केल्विन 298 केल्विन का दुगना ही है। यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब बढ़ाकर दुगना किया गया, 298 केल्विन से 596 केल्विन किया गया, तो गैस के आयतन भी 10 से बढ़कर 20 लीटर हो गया। तो ये जो डेटा है ये चार्ल्स के नियम का अनुपालन करता है कि निश्चित मात्रा निश्चित दाब पर रखते हुए अगर हम तापमान को दुगना करें तो आयतन भी दुगना हो जाता है। यही चार्ल्स का नियम है। तो इसको हम V/T = कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, या V1/T1 = V2/T2, या जो सबसे सामान्य तरीका है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो ये है चार्ल्स का नियम। गैसीय अवस्था के 4 पैरामीटर्स नेमली वॉल्यूम, अमाउंट, टेम्परेचर और प्रेशर के आपसी अंतर संबंधों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उनके बीच में क्या संबंध होते हैं ये बताए। इन्हीं में से एक वैज्ञानिक हुए इटली के वकील वैज्ञानिक एमिडियो एवोगैड्रो। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने अध्ययन किया कि क्या होगा कि गैस की मात्रा को बढ़ाया जाए जबकि उसका तापमान और उस पर लगने वाला दाब निश्चित हो। अर्थात उन्होंने गैस की मात्रा और उसके आयतन के बीच में संबंध खोजने की कोशिश करी। यहाँ पर ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उनके प्रयोग का। इस प्रयोग में उन्होंने 1 मोल गैस को 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर एक सिलेंडर में भरा और पाया कि उस गैस का आयतन 22.4 लीटर था। प्रयोग के दूसरे हिस्से में उन्होंने गैस का तापमान और उस पर लगने वाला दाब स्थिर रखा और गैस की मात्रा को दुगुना कर दिया, यानी कि 1 मोल से बढ़ाकर 2 मोल कर दिया। तो अपने प्रयोग में उन्होंने पाया कि गैस की मात्रा बढ़ने पर गैस का आयतन भी बढ़कर दुगना हो गया, यानी कि 22.4 लीटर से बढ़कर 44.8 लीटर हो गया। तो इस तरह के प्रयोगों के आधार पे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशन दिया गैसीय अवस्था के बारे में, जिसे स्टेटमेंट के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द गैस। यानी कि निश्चित ताप और निश्चित दाब पर गैस का आयतन उसकी मात्रा के समानुपाती होता है। इसका अर्थ हुआ कि ताप और दाब अगर हम फिक्स्ड रखें और गैस की मात्रा बढ़ाते जाएं तो उसके आयतन में भी वृद्धि होती जाएगी। गणितीय रूप से इसे लिखा जा सकता है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या V = K × N, जहाँ पर K एक नियतांक है। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है कि V/N = कांस्टेंट, यानी कि निश्चित ताप और निश्चित दाब पर गैस के आयतन और उसकी मात्रा का अनुपात हमेशा नियत होता है।
और V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। अच्छा, इस संबंध में अगर हम N1 और N2 के मान एक जैसे ले लें, क्या होगा कि अगर N1 इज इक्वल टू N2 हो, उत्तर है V1 इज इक्वल टू V2। इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई भी गैस, दो या दो से अधिक गैसें निश्चित ताप और निश्चित दाब पर ली गई हैं और उनकी समान मात्राएं ली गई हैं, तो उनके द्वारा घेरा गया स्थान यानी कि आयतन भी समान होगा। इसका अर्थ हुआ कि इस वाले प्रयोग में चाहे कार्बन डाइऑक्साइड लें, चाहे ऑक्सीजन लें या हाइड्रोजन लें, जब उनको समान ताप और समान दाब पे रखा जाए तो उनकी मात्रा दुगनी करने पर उनके द्वारा घेरा गया स्थान भी दुगना हो जाएगा। इसी को ही एवोगैड्रो का नियम कहा जाता है। इस नियम को हम दैनिक जीवन के एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, और वो उदाहरण है जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, गुब्बारे को फुलाते हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि गुब्बारे के अंदर भरी गई हवा और पूरे गुब्बारा फुलाने के दौरान सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर रहती है। तो जैसे जैसे हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते जाते हैं, हवा की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, तो गुब्बारे के आयतन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। तो फूंकने पर, हवा भरने पर गुब्बारे के आयतन में उसी अनुपात में वृद्धि होना एवोगैड्रो के ही नियम का अनुपालन है। तो अभी तक हम लोग गैसीय अवस्था के 3 मुख्य नियम पढ़ चुके हैं: बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगैड्रो का नियम। अब हम अपनी जो मेन थ्योरी है, मेन टॉपिक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का गतिज सिद्धांत, उस पर आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि 1660 में बॉयल के नियम के बाद बहुत सारे दूसरे वैज्ञानिकों ने भी गैसीय अवस्था के बारे में अध्ययन किया और अपने प्रयोगों द्वारा उन्होंने जो भी पुष्टि की, जो भी निष्कर्ष निकाले, उनको नियम के रूप में दिया। लेकिन इन सब नियमों के आने के बाद ज़रूरत पड़ी एक सिद्धांत की, जिसे आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि इस तरह की किसी थ्योरी की, किसी सिद्धांत की क्या आवश्यकता पड़ी? तो उत्तर है, पहला, जो भी गैस नियम थे, चाहे वो चार्ल्स के, बॉयल के या एवोगैड्रो या दूसरे नियम जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, वो सब नियम एम्पिरिकल जनरलाइजेशंस थे। एम्पिरिकल जनरलाइजेशंस का मतलब उन्होंने प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पे उन्होंने जो भी निष्कर्ष निकाले उसे नियम के रूप में उन्होंने दे दिया। लेकिन उन नियमों के पीछे कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं था जो बता सके कि ऐसा क्यों हुआ। नियम ये तो बतलाते थे कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये कोई थ्योरी ही बतला सकती है। दरअसल विज्ञान में नियम, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, प्रयोगों के निष्कर्ष, और सिद्धांत, थ्योरी एक साथ चलते हैं। कई बार एक्सपेरिमेंट्स पहले किए जाते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स को समझाने के लिए एक थ्योरी दी जाती है, और कई बार थ्योरी पहले दी जाती है और उस थ्योरी को जांचने परखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो गैसीय अवस्था के केस में एक्सपेरिमेंट्स पहले किए गए और नियम, दैट इज थ्योरी, उन नियमों को व्याख्या करने के लिए सिद्धांत बाद में दिए गए, और इस सिद्धांत को कहा गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इस सिद्धांत को देने वाले मुख्य वैज्ञानिकों में थे क्रोनिक, क्लॉसियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन। इन लोगों ने मिलकर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस के गतिज सिद्धांत को समझाया, उसे विकसित किया और इस लायक बनाया कि वो बॉयल, चार्ल्स, एवोगैड्रो, ग्राहम, डाल्टन
और दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा गैसीय अवस्था पर किए गए प्रयोगों को समझने और समझाने में मदद कर सके। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आइए अब हम समझते हैं मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी की मुख्य अवधारणाएं। तो पहली अवधारणा थी कि गैसें छोटे छोटे कणों से बनी हुई हैं जिन्हें मॉलिक्यूल्स या अणु कहा जाता है। गैसेस कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। यहाँ एक बंद बर्तन है और इस बंद बर्तन के अंदर गैस के अणु ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं। तो प्रश्न आता है कि ये अणु कितने छोटे होते हैं। अपने अगले पोस्टुलेट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया। उनका दूसरा पोस्टुलेट था मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस। मॉलिक्यूल्स पॉइंट मास होते हैं। अब इस पॉइंट मास का क्या मतलब है, इसे कुछ ऐसा समझते हैं। एक सामान्य इंसान, हमें खड़े होने के लिए लगभग 2 पैर रखने के लिए कितना 1 स्क्वायर फुट जगह चाहिए होगी। तो ऐसे ही एक सामान्य इंसान जिसे खड़े होने के लिए 1 स्क्वायर फुट जगह चाहिए, माना वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन का मालिक हो और उसके ऊपर खड़ा हुआ हो, तो उसने घेराबंदी तो कर रखी है 1000 स्क्वायर किलोमीटर की, लेकिन उस 1000 स्क्वायर किलोमीटर में से वो खुद कितने के ऊपर खड़ा है, मुश्किल से 1 स्क्वायर फीट जगह पर। तो इसे हम विज्ञान के रूप में कहेंगे कि कुल घेरी गई जगह के मुकाबले या कुल घेरी गई जगह के क्षेत्रफल के मुकाबले उस व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला अपना क्षेत्रफल पॉइंट मास है, नगण्य है। इसी तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अनुसार मॉलिक्यूल्स क्योंकि छोटे सूक्ष्म कण हैं तो उनका भी अपना आयतन होता होगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स का अपना आयतन गैस द्वारा घेरे जाने वाले कुल आयतन के मुकाबले नगण्य होता है। इसलिए मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मास कहा गया। फॉर एग्जांपल, एक कोई बंद हॉल है, काफ़ी बड़ा सा हॉल, उसके अंदर गैस की कुछ मात्रा को हम लोग रिलीज़ कर देते हैं, तो वो गैस के अणु पूरे हॉल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे, घेर लेंगे। लेकिन अगर मानो उसमें 100 अणु हैं तो उन 100 अणुओं का अपना जो आयतन होगा वो पूरे हॉल जिसको उन्होंने घेर लिया है उसके मुकाबले वो नगण्य होगा। इसलिए कहा जाता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो पॉइंट मास कहलाते हैं। गणित वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे, पॉइंट का मतलब वो कोई जगह नहीं घेरते हैं। गैसीय सिद्धांत का अगला पोस्टुलेट था कि जो गैस के अणु होते हैं ये हमेशा ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम, रैंडम मतलब यादृच्छिक गति, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, कि गैस के अणु हमेशा हर दिशा में यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं। इसका अर्थ हुआ, पहला, गैस के अणु हमेशा गतिशील होते हैं, ये कभी भी विराम अवस्था में नहीं आते हैं, रेस्ट में नहीं आते हैं। दूसरा, एक अणु जो एक विशेष सेकंड पे गति करता हुआ एक विशेष बिंदु पर है, तो अगले क्षण वो किस दिशा में जाएगा हम ये तय नहीं कर सकते हैं। वो रेखीय मोशन होगा, रेखीय गति होगी, लीनियर मूवमेंट होगा, लेकिन वो एक्स दिशा में होगा, वाई दिशा में होगा या जेड दिशा में, ये हम तय नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये मूवमेंट, मोशन रैंडम होता है, यादृच्छिक होता है।
और इस तरह से एक अणु एक्स दिशा में जा रहा है तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी अणु उसी दिशा में जाए, हो सकता है वो वाई या जेड दिशा में गति कर रहा हो। तो ये विभिन्न अणु ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में गति करते हैं। तो किसी बंद बर्तन में अगर गैसीय अणु है तो वो हमेशा गति करेंगे, हर पॉसिबल डायरेक्शन में गति करेंगे, और वो गति रैंडम होगी, वो एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में विशेष क्षण में मूव कर रहे होंगे। ये उनका तीसरा पोस्टुलेट था। और गति करते हुए ये अणु एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, यानी कि अणुओं के बीच में किसी तरह का आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता है। इसलिए गैसीय अणु एक दूसरे से स्वतंत्र होकर गति करते हैं। अब क्या होगा जब इतने सारे अणु एक बंद बर्तन में गति करने में लगे हुए हैं? तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये मूवमेंट, ये मोशन रैंडम है, यादृच्छिक है, तो गति करते हुए ये अणु एक दूसरे से टकराते हैं, और एक दूसरे से बचते बचाते ये अगर आगे भी बढ़ जाएं तो ये बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं। तो ये अगला पोस्टुलेट था कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और साथ ही साथ जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवारों से भी टकराते हैं। और ये टक्करें, दीज मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ये पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्करें होती हैं। इसका अर्थ हुआ कि गति करते हुए अणु जब आपस में टकराते हैं तो ये अपनी मोमेंटम और ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन कुल मोमेंटम और कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। यानी कि टक्करों के दौरान संवेग और गतिज ऊर्जा का ह्रास, खात्मा या कमी नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो हर एक टक्कर के बाद मॉलिक्यूल स्लो हो जाते, हल्के हो जाते और धीरे धीरे वो रेस्ट में आ जाते। अगर ऐसा होता तो हम कभी भी ये नहीं कह पाते कि मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो ये तभी संभव है जब मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाली टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ हो, यानी कि उन टक्करों के दौरान मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहे, संरक्षित रहे। और मॉलिक्यूलर कोलिजन्स में ऐसा ही होता है, ऐसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है। गति करते हुए ये अणु जब बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो बर्तन की दीवार से टकराएंगे, टक्कर होगी, टक्कर होने के बाद मॉलिक्यूल वापस आ जाएंगे। जाते समय जब दीवार की ओर जा रहे थे उनका संवेग था mv, वापस लौटते समय संवेग हो गया, संरक्षित रहा लेकिन दिशा उल्टी हो गई तो संवेग हो गया -mv। तो दिशा बदलने के कारण संवेग में परिवर्तन हुआ। संवेग में परिवर्तन की दर अगर आपको याद हो, ये होती है फोर्स के बराबर। तो इसका अर्थ हुआ कि जब गति करता हुआ मॉलिक्यूल, अणु बर्तन की दीवार से टकराता है, वो उस पर एक बल आरोपित करता है, फोर्स अप्लाई करता है, और दीवार की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित किए जाने वाले इस बल के कारण एक प्रेशर, गैसियस प्रेशर या गैसीय दाब पैदा होता है। क्यों? क्योंकि बल F/A = प्रेशर। तो ये अगला पोस्टुलेट था कि गैसियस प्रेशर कैसा पैदा होता है। तो उसका अर्थ है काइनेटिक थ्योरी के अनुसार, गति करता हुआ अणु या गति करते हुए अणु बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और उस पर बल आरोपित करते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित किया गया यह बल गैसियस प्रेशर के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि गैसियस प्रेशर कहीं न कहीं गैसीय अणुओं के गति से संबंधित है। और अंतिम मुख्य बिंदु था कि गैसीय अणुओं के बीच में टक्करें होती हैं, ऊर्जा और मोमेंटम, संवेग का आदान प्रदान होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम होता है। लेकिन गैसीय अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा नियत रहती है। क्यों? क्योंकि औसत गतिज ऊर्जा गैस के
परम ताप के समानुपाती होती है। इसका अर्थ हुआ कि ये गैसीय सैंपल किसी बंद बर्तन में रखा हुआ है। जब तक उस बर्तन का तापमान नहीं बदलेगा, गैसीय अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा यानी कि सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये औसत गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गैस की गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा तभी बदलेगी जब गैस का तापमान या तो बढ़ाया जाए या कम किया जाए। यह गैसीय सिद्धांत का 8वां मुख्य पोस्टुलेट था। सो स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी कि गैसीय अवस्था के गतिज सिद्धांत के मुख्य पोस्टुलेट्स को विस्तार से डिस्कस किया। अब हम इन पोस्टुलेट्स को एक जगह पर समराइज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पहला, गैस छोटे छोटे कणों से बनती है जिन्हें मॉलिक्यूल्स या अणु कहा जाता है। ये अणु पॉइंट मास होते हैं, अर्थात गैस के कुल आयतन की तुलना में उसके सभी मॉलिक्यूल्स के आयतनों का योग नगण्य होता है। गैसीय अणु हमेशा हर संभावित दिशा में यादृच्छिक गति करते हैं। गति करते हुए इन अणुओं के बीच में कोई आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता है, इसलिए गैसीय अणुओं की गति एक दूसरे से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होती है। एक की गति का प्रभाव दूसरे मॉलिक्यूल की गति पर नहीं पड़ता है। बंद बर्तन में यादृच्छिक रूप से गति करते हुए ये मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और साथ ही साथ जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवारों से भी टकराते हैं। और अणुओं के बीच होने वाली ये टक्करें परफेक्टली इलास्टिक यानी कि पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं, अर्थात इन टक्करों के दौरान मॉलिक्यूलर एनर्जी और मॉलिक्यूलर मोमेंटम पूरी तरह से संरक्षित रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। टक्करों के दौरान कुल गतिज ऊर्जा और कुल संवेग ना तो बढ़ता है ना ही कम होता है। गैस का प्रेशर गैस के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार पर लगने वाले बल के कारण पैदा होता है, अर्थात टक्कर का मूवमेंट करते हुए मॉलिक्यूल जब बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो वो दीवार पर फोर्स अप्लाई करते हैं, बल आरोपित करते हैं, और यही बल गैसियस प्रेशर के लिए जिम्मेदार होता है। गैस की औसत गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। किसी गैसीय सैंपल का ताप जब तक निश्चित रहता है उसकी गतिज ऊर्जा में ना तो वृद्धि होती है ना ही कमी होती है। हाँ, जब गैसीय ताप बढ़ाया जाए तो उसी अनुपात में गैसीय गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ये गैसों के गतिज सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं थी। इस एक्सप्लेनेशन और इन अवधारणाओं के बाद हम आज के लेक्चर का समापन करते हैं। इस लेक्चर को बनाने के लिए मैंने कुछ पुस्तकों की मदद ली और उन पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं। Here are the references used to prepare this lecture. Thank you very much.